पूछ लीजिएगा, डाउट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए चलिए, सब बता देगा ना। पावर में किसी को कोई डाउट नहीं, एनर्जी वगैरह में किसी को कोई डाउट नहीं। एनर्जी की एक यूनिट होती है किलोवाट आवर, पता है? पावर हुआ है। हाँ क्या कहते हैं? लिखो एनर्जी। एक मानक बना दिया जाता है। अब तुम बोलोगे कि आधा किलो है तो उसको किलो में क्यों नापते हैं? एक, अरे एक यूनिट बना दी गई, एक मीट्रिक सिस्टम बना दिया, उसमें सारी चीजें मेजर करते हैं। एनर्जी क्या होता है, लिखो बच्चों, एनर्जी क्या होता है? एनर्जी क्या होता है बताओ? एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क, है ना? या इट इज द कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क। डेफिनेशन वही पुरानी वाली है। डायरेक्ट यहाँ देखो, एनर्जी बराबर कितना होगा? पावर इंटू टाइम। एनर्जी बराबर कितना होगा? पावर इंटू टाइम। बच्चों इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या पढ़ते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये बात नहीं इधर। सबसे पहले इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, इधर ध्यान दो। ये सब बचपन की चीजें है, जल्दी जल्दी खत्म करना है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो बच्चों एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जूल। इन्होंने एक कोई भी वायर लिया, कोई भी कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर में आई करंट को पास किया और इसके थ्रू प्रोड्यूस होने वाले हीट को स्टडी किया। बच्चों किसी भी कंडक्टर से जब करंट पास करता है तो हीट होता है, आपने फील किया होगा ना, गर्म होता है वायर। तो इन्होंने इससे जो करंट प्रोड्यूस हो रहा था टी टाइम में उसकी स्टडी किया। तो इन्होंने पाया हीट प्रोड्यूस हो रहा था, उसका स्टडी किया। ये जो हीट था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आई स्क्वायर के, ठीक है ना, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टी के, सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो यहीं से इन्होंने फॉर्मूला बनाया, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला है। इज इक्वल्स टू एच इज हीट, हीट कहिए या एनर्जी कहिए, एच इज हीट। बच्चों एनर्जी की यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट क्या होगी? जूल। ये सबको पता है ना, एसआई यूनिट होगी जूल। एनर्जी की एसआई यूनिट जूल होती है। एनर्जी की एसआई यूनिट जूल होगी, ठीक है। क्लियर है ये? तो बच्चों ये ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को। आई स्क्वायर, बेटा ये क्या लिखा ऊपर, क्या लिखा है, ये क्या लिखा है? सुनो ध्यान से। रोशन का एक क्वेश्चन है कि सर यहाँ आई स्क्वायर क्यों आया? ठीक है, यहाँ पे आई स्क्वायर क्यों आया? ठीक है ना, अब मैं आंसर दे रहा हूँ, ध्यान सुनो। बेटा ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? लॉ। लॉ लिखा है ना? तो लॉ लिखा है मतलब क्या होता है लॉ का? लॉ जहां भी फिजिक्स में लिखा है उसका कारण नहीं पता है। हाँ, वो वेरीफाई किया जा सकता है लेकिन उसका एग्जैक्ट कारण नहीं पता है, ठीक है ना। कि आई स्क्वायर ही क्यों होता है, क्यूब क्यों नहीं होता, ये लॉ है। तो लॉ कैन नॉट बी क्वेश्चन, इट कैन बी वेरीफाइड, है ना। इसलिए क्योंकि लॉ पढ़ रहे हैं इस वजह से। सुनो ध्यान से। तो बच्चों हमने अगर ध्यान से देखा तो आई स्क्वायर आर इंटू टी में आई स्क्वायर आर क्या है? आई स्क्वायर आर क्या है? पावर है। तो इसी चीज को हमने देखा तो वो ऊपर वाली बात समझ में आई कि हीट कहो चाहे एनर्जी कहो, बात एक ही है। हीट और एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। सारे फॉर्मूले लगा दो पावर के। पावर का फॉर्मूला कितना था? वी आई टी। पावर का फॉर्मूला वी आई होता है ना लास्ट क्लास में। चलो बता दो। आई इंटू टी भी कुछ होता है, आई इंटू टी भी कुछ होता है, ये बता दो मुझे क्या होता है। आई इंटू टी भी कुछ होता है, मुझे बता दो फटाफट। बहुत पिटोगे बेटा, करंट तो पहले से है। क्यू चार्ज होता है। तो ये V इंटू क्यू, ये अलग फॉर्मूला है, थोड़ा सावधान रहना। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि 6 वोल्ट की बैटरी ने इतने कुलम चार्ज को फ्लो कराया, तो बताओ हीट कितना जनरेट होगा? डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, V इंटू क्यू। ये वाला फॉर्मूला अलग से है। बाकी जो तुम बोल रहे हो वो तो है ही, आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये तो निकाला था अभी लॉ ने, जूल्स लॉ ने। और इसी को क्या लिख सकते हो? वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, सब लिख सकते हो, वी स्क्वायर बाई आर।
जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में बोलेंगे कि हीट प्रोड्यूस्ड इन ए, ऐसा लिखोगे, देखो इसी को बोलेंगे, इसको heat produced in a current carrying conductor is directly proportional to the square of the current comma resistance and the time for which current flown through the conductor. सेम चीज ये इसी का स्टेटमेंट बना देना है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में, जो यहां लिखी है ना बात बेटा, इसी का स्टेटमेंट बना देना है कि हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट कॉमा रेजिस्टेंस एंड द टाइम फॉर विच करंट हैज फ्लोन थ्रू द कंडक्टर, है ना, इसी का डेफिनेशन बना देना है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में यही आपको याद रखना है, ठीक है ना। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे अलग अलग डिवाइसेस काम करते हैं, कुछ का एग्जांपल आप मुझे बता दीजिए, फटाफट बताइए। बहुत सारे हैं, अरे घर में पड़े भरे पड़े हैं तुम्हारे, खुद पिटो भाई को। कह रहा गधा पंखा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का एग्जांपल है। अरे गीजर, आयरन, ये सब उसी के तो एग्जांपल है। हीटर, ये सब उसके एग्जांपल है ना। नाइक्रोम का रॉड, हाँ नाइक्रोम का रॉड होता है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है ना। अब तो कम हो गया है, नहीं तो पहले फोन, एमआई वाले फोन आते थे, उससे 1 घंटे बात करने के बाद आप कपड़ा भी प्रेस कर सकते थे। समझ आया? लिख ले, अरे गधो टाइम पास मत करो, लिखते चलो। लिख लिया ना? चलो, इसमें सब एक और डिवाइस होता है बच्चों, फ्यूज। फ्यूज जो कि अब यूज नहीं होता है, फ्यूज, ठीक है ना। अब इसकी जगह क्या यूज होता है, एमसीबी। अब क्या यूज होता है इसके अंदर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। फ्यूज भी किस प्रिंसिपल पे काम करता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे, याद रखना। फ्यूज किस पे काम करता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे। फ्यूज के बारे में आप लोग सब लोग जानते होंगे कि एक करंट का लिमिट होता है, जैसे फ्यूज की रेटिंग होती है। अरे कभी देखा ना फ्यूज, देखा है कि नहीं देखा है? आज भी होता है, इन्वर्टर में देखो अपने, इन्वर्टर या तुम उसमें देखो, हाँ, या तुम एक्सटेंशन कॉर्ड में देखो, ए गधो, या तुम एक्सटेंशन कॉर्ड में देखो, एक्सटेंशन कॉर्ड में, हाँ, एक्सटेंशन कॉर्ड में ये रेड कलर का देख रहा हो ना, उसके अंदर निकालोगे तो ग्लास जैसा दिखेगा। यहाँ ग्लास जैसा चमकता हुआ सिल्वर टाइप का रहेगा, और बीच में एक शीशा रहेगा, ग्लास के अंदर एक पतला सा वायर रहेगा। तो अगर इसकी रेटिंग 5 एम्पियर है, तो ये क्या कहना चाहता है कि 5 एम्पियर के नीचे जब तक करंट रहेगा तब तक ये पास करने देगा। 5 एम्पियर से ऊपर होगा तो हीटिंग के कारण ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होकर सर्किट को ब्रेक कर देगा। तो आपके घर में जो ओवरलोडिंग की वजह से आग लगनी थी शॉर्ट सर्किट की वजह से, वो बच जाएगी। समझ में है ना? तो फ्यूज इज ए प्रोटेक्टिंग डिवाइस विच प्रोटेक्ट फ्रॉम द शॉर्ट सर्किट, ठीक है। क्या बोलो राज, फ्यूज? हाँ, घर में भी होता है फ्यूज, अलग अलग टाइप का, और पत्थर जैसा देखा है ना, उसको खींचते हो, खींचने के बाद एक वायर ऐसे ऊपर गया होता है, कभी देखा है? अरे प्रोस्लिन, मिनिएचर सर्किट, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। देखो एक तो ऐसे वाले फ्यूज है जो इन्वर्टर में होता है ना, एक और फ्यूज होता है, इधर ध्यान दो, जल्दी करो टाइम नहीं, ये वाला तुमने देखा है, प्रोस्लिन का होता है ये वाला जो फ्यूज है। अरे ये ऐसे होता है, इसको ऐसे पकड़ के इसके अंदर डाला जाता है, एक वायर होता है यहां से लेके यहां तक जो मेल्ट होता है। परफेक्ट। बच्चों क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं, छोटी छोटी बातें हैं। सार्थक उठो वहां से, उठो, उधर उठो, यहाँ से यहाँ आ गया हो। हाँ, ठीक है बच्चों, एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है, कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है इसकी याद रखना। इसकी कॉमर्शियल यूनिट होती है KWH, किलोवाट आवर पर, नहीं। हाँ, एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर पर, नहीं बेटा, केवल आवर। तो अगर आपको एनर्जी किलोवाट आवर में चाहिए, एनर्जी किलोवाट आवर में चाहिए, तो पावर को किस में रखना होगा, किलोवाट में, और टाइम को किस में रखना होगा, आवर में, ठीक है। ये किलोवाट आवर में चाहिए तो पावर को किलोवाट में और टाइम को किस में रखना होगा, आवर में। 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, कैसे पता लगाओगे? तो देखो बच्चों, किलोवाट को वाट में बदलो, किलोवाट को वाट में बदलो, अरे जूल में चाहिए ना,
1000, अरे उधर मत जाओ भाई। किलोवाट को वाट में बदलोगे 1000, आवर को सेकंड में बदलो, अरे जूल चाहिए तो वाट इंटू सेकंड होता है ना जूल। तो 3600 आएगा ना, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आएगा, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। एनडीए में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, अगर कोई एनडीए का है। मतलब ये इंपॉर्टेंट है सबके लिए, लेकिन मैं स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि डायरेक्ट जूल बताओ। क्वेश्चन बोलेगा कि 1 किलोवाट आवर में कितना किलो जूल। अब बताओ, 1 किलोवाट आवर में कितना किलो जूल, अब बताओ कितना किलो जूल। जूल नहीं बोल रहा मैं, ऑप्शंस दे रहा हूं मैं। इन 1 kilowatt hour, हाउ मेनी जूल विल बी देयर, 36 किलो जूल। सेकेंड ऑप्शन 360 किलो जूल। थर्ड ऑप्शन 3600 किलो जूल। फोर्थ ऑप्शन 3000 या 36,000 किलो जूल। इन 1 किलोवाट आवर, हाउ मेनी किलो जूल्स विल बी देयर, कितने किलो जूल होंगे। ठीक है ना। सी, कैसे आएगा ये, नहीं पता। अरे यार, 3.6 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 1000, तो 3 पावर कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 1000। तो 1000 करोगे तो वही तो आएगा, एक डेसिमल में चला जाएगा, 3600 किलो। 1 किलोवाट आवर में 3600 किलो जूल, मतलब ये बदल बदल के, ठीक है ना। 3600 किलो जूल। नहीं, हाँ, 1 किलोवाट आवर में इतने जूल और इतने किलो जूल। ठीक है, आगे बढ़े। छोटी छोटी बातें हैं, खत्म करो इसको, छोटी छोटी बातों को खत्म करो। एक क्वेश्चन बता रहा हूं, करो चलो। हो गया, बच्चों जल्दी करो, टाइम इतना नहीं है मेरे पास। हो गया ना, हो गया, जल्दी करो, आज मुझे सेल शुरू करना है। चलो, हो गया। देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो एक, ये पावर से है लेकिन अभी याद आया, और ये पीवाईक्यूज में से है बोर्ड के। ठीक है ना, लिखो, ए 40 वॉट कॉमा 220 वोल्ट बल्ब, ए 40 वॉट, 40 के आगे डब्ल्यू लिखो, कॉमा दो 220 वोल्ट को, ए 40 वॉट कॉमा 220 वोल्ट बल्ब एंड ए 60 वॉट, and a 60 watt comma 220 volt bulb and a 60 watt comma 220 volt bulb are connected in series, are connected in series, then find their effective power, then find their effective power निकालो। connected in series with voltage of 220 volt, ये भी लिखना जरूरी है, with voltage of 220 volt, with voltage of 220 volt, a 40 watt, a 40 watt comma 220 volt bulb and a 60 watt comma 220 volt bulb is connected in series with with supply of 220 volt, या with 220 volt लिख सकते हो केवल। then find their effective power, उन दोनों ने मिलके फिर पावर कितना कंज्यूम करेंगे वो आपको बताना है। then find their effective power, then find their effective power। कैसे करोगे, दिमाग लगेगा इसमें, आसानी से नहीं होगा, क्वेश्चन बहुत टफ है। नहीं कराया तो ये क्वेश्चन टफ है बच्चों, बस। लेकिन हो सकता है, ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता।
अरे तुम लोग टब बोल दिया तो करोगे ही नहीं क्या? अच्छा बताओ, ये पावर किस फॉर्मूले से लिखा गया है? P बराबर P1 इक्वल टू कितना होगा, V² बाई R। और V² बाई R1। P1 P1 की वैल्यू कितनी है, 40 वाट। V की वैल्यू कितनी है, 220। तुम R1 निकाल लोगे। सिमिलरली P2 दिया है, तो P2 बराबर कितना होगा, V² बाई R2। निकाल लोगे कि नहीं? फिर हाँ, R1 आ गया यहां से, और R2 आ गया, तो R इक्विवेलेंट निकाल लो। R इक्विवेलेंट कितना होगा, सीरीज है ना, R1 + R2। अच्छा, इफेक्टिव पावर निकालना है तो क्या करोगे, P इफेक्टिव विल बी इक्वल टू, कितने से कनेक्ट किया है, 220 से, तो V² अपॉन R इक्विवेलेंट, खत्म हो गया। स्क्वायर स्क्वायर। बच्चों R इक्विवेलेंट निकाल लो, V²बाई R इक्विवेलेंट कर दो। R इक्विवेलेंट क्या करोगे, R1 + R2। निकालो, जल्दी करो जल्दी। इधर देखो, इधर इधर। तुम क्यों घूम रहे हो? खुद करो, खुद करो, पीछे क्यों घूम रहे हो? नहीं आया, किसी का भी नहीं आया। इतना टाइम? जल्दी करो बच्चों। ये सब क्या बता रहे हो? आओ देखते हैं बच्चों, प्यारे बच्चों, इधर देखो ध्यान से। P1 बराबर अभी बताए थे क्या है, P1 की वैल्यू कितनी है? अरे पता है ना तुम लोग को? तो यही काम करो ना यार, क्यों नहीं कर रहे हो? इतना आसान सवाल है, देखो मैं करके दिखाता हूँ तुम्हें। R1 निकालना है, बताओ P बराबर कितना होता है, V²बाई R। तो R बराबर कितना होगा, V²बाई P। ठीक है, देखो तो यहां से एक बार बताओ, R इक्विवेलेंट बराबर कितना होगा, R1 + R2। R इक्विवेलेंट बराबर कितना होगा, R1 + R2। देखो मैं R इक्विवेलेंट लिख रहा हूं, कितना होगा, 220 का स्क्वायर, V²अपॉन P इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 कितना होगा, 220 का स्क्वायर अपॉन 40 प्लस 220 का स्क्वायर अपॉन 60। पूरा खत्म हो गया, डायरेक्ट आ गया। 1/P इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/40 + 1/60। खत्म। इसको खोल क्यों रहे हो?
अगर तुम इसको अलग सॉल्व करोगे टाइम वेस्ट, फिर इसको अलग सॉल्व करोगे टाइम वेस्ट, फिर रेजिस्टेंस आएगा फिर टाइम वेस्ट। लेंगे, यहां से मैंने देख लिया कि आर का फॉर्मूला क्या होगा, वी स्क्वायर बाई बी। तो आर इक्वलेंट कितना होगा, R1 प्लस R2। तो आर इक्वलेंट को पी इक्वलेंट के टर्म में क्या लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर बाई पी इक्वलेंट लिख सकता हूँ ना। R1 को क्या लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर बाई P1। और R2 को क्या लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर बाई P2। सबका वी सेम है, उड़ा दो, 24 आ जाएगा। 24 इज द आंसर। पी इक्वलेंट का आंसर कितना आएगा, 24 वॉट। ये याद भी रखना। अब तुम याद रखना कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हो, मैं बता दूं ऑटोमेट्रिक भी, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हो पावर का, तो तुम उल्टा ऐड करना कैपेसिटर की तरह। पी इक्वलेंट इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2, सो ऑन सो फोर्थ। आगे भी जा सकते हो, याद रखोगे ना। ये फॉर्मूला कब यूज करोगे, सीरीज में, जब दो बल्ब का रेटिंग दिया हो पैरेलल वाला और कनेक्ट किया हो सीरीज वाला। लेकिन इसमें एक सावधानी है, क्या सावधानी बताओगे, यहाँ पे वोल्टेज फाइनल वाला सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो ये कुछ दिक्कत हो जाएगी, फिर तो ये नहीं लगेगा। फिर तो वही जो जैसे कर रहे हो वैसे ही करोगे। सेम ज्यादातर केस में तुम्हें सेम आएगा, तुम चिंता क्यों मत करो। मतलब ऐसा नहीं, सेम नहीं आएगा तो फिर, सेम नहीं आएगा तो जैसे बताया वैसे जैसे कर रहे थे करना। लेकिन उसमें भी लिख के ही काटना, उसमें ज्यादा फायदा रहेगा। जैसे मान लो अब मैंने बोलता फाइनल वोल्टेज एक 110 वोल्ट, 220 की जगह, तो यहाँ क्या आता, 110 आया। तो यहाँ कैंसिल करते हो तो यहाँ 4 बचता, यहाँ 4 बच, यहाँ 1 बचता, तब भी फायदा होता। ठीक है ना। तो अगर अलग वोल्टेज है तब भी फायदा है, सेम रहे तो क्या ही कहना। डायरेक्ट ये किसके लिए, सीरीज में अगर दो चीज को जोड़े तो पैरेलल वाला फॉर्म। चलें। ठीक है, बहुत जल्दी चलो। अब हम पढ़ेंगे सेल। हेडिंग डालो सेल। सेल, सेल। ठीक है, बायो में भी होता है, फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है। ठीक है ना। सेल लिखो, इट इज द डिवाइस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है फिजिकल। इट इज द डिवाइस विच कनेक्ट विच कन्वर्ट, इट इज द डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू। हाँ तो इसको ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही हो। हम जो सेल फिजिक्स में पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। हाँ, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे वो सेल होता है। इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से गौरपूर्वक इसको ध्यान दे। कोई भी सेल हो, ठीक है ना, उसका जनरल स्ट्रक्चर ये होगा कि उसके अंदर एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। जनरली बात करें तो एक उसके अंदर एनोड और एक कैथोड होगा, और बीच में कुछ इलेक्ट्रोलाइट। अरे गैल्वेनिक सेल, लेक्लांचे सेल, डेनियल सेल, ये सब बात हम अभी नहीं कर रहे, हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं। तो देखो इधर, इसमें अंदर एक एनोड होगा और एक क्या होगा, कैथोड। ये मतलब एनोड, एनोड और सी मतलब कैथोड। बच्चों एनोड हमेशा पॉजिटिव हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये बात याद रखिएगा। एनोड है, सुनो, ए सुनो मैं बताता हूँ। हाँ लॉजिक है, लेकिन हमेशा ऐसा वो रेडॉक्स रिएक्शन के कारण होता है, उधर अपने को नहीं जाना है। हाँ, क्या वो उससे नहीं, मैंने समझो ना, रेडॉक्स रिएक्शन के कारण ऐसा होता है। लेकिन तुम किसी से जिद मत कर जाना। जैसे अगर तुम ये मत अड़ जाना, कोई बोले कि नहीं नहीं एनोड नेगेटिव भी हो सकता है, तो उसकी बात मान लेना, हो सकता है। हाँ हाँ।
ऐसा मत समझना कि एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है, एनोड नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन 95% केस में इट इज पॉजिटिव। ठीक है, तो फिजिक्स में हम लोग पॉजिटिव ही लेके चलेंगे, फिजिक्स में लेके चलेंगे हम लोग क्या, पॉजिटिव। हाँ, और बाकी कैथोड को नेगेटिव, फिजिक्स में हम लोग पॉजिटिव लेके चलेंगे। गधा घंटा तो उल्टे ही तो होते हैं, तो जब एनोड नेगेटिव हो जाएगा तो कैथोड पॉजिटिव होगा ही। हाँ, तो क्यों नहीं होगा, तो सेल का मतलब क्या हुआ, अरे एक, अरे मैं समझ गया तुम्हारी बात, समझ गया। अरे एक, तुम रेडॉक्स अभी नहीं पढ़े हो ना, एक जगह ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरी जगह रिडक्शन जरूर होगा। ठीक है, तो वही बात है, गधा पंथी वाला बात करते हैं। ठीक है, इधर सुनो ध्यान से बच्चों, ये एक बाहर से मैंने एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया है, और ये स्विच है, ये रजिस्टर है और ये स्विच है, स्विच समझ रहे हो ना, जो ऑन ऑफ करने के काम में आएगा। तो ये जो देख रहे हो ऊपर वो आर है, रजिस्टर है, और ये स्विच है। एक बात बताओ, जब मैं इसको ऑन करूंगा तो इसके अंदर एक करंट फ्लो करेगा ना, कैसे करेगा, तो एनोड से निकलेगा फिजिक्स में। अब ये मान के ऐसे ही चलेंगे, जब इसको मैंने ऑन कर दिया तो ऐसे जाएगा, और अंदर करंट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। बच्चों करंट ऑलवेज फॉलोज द क्लोज पाथ, करंट हमेशा क्या बनाता है, क्लोज पाथ। बच्चों सर्किट का मतलब क्या होता है, सर्किट का मतलब होता है क्लोज पाथ, सर्किट का जो मीनिंग है उसका मतलब होता है क्लोज पाथ, और करंट हमेशा क्लोज पाथ में फ्लो करता है, मतलब बंद परपथ होना ही चाहिए, क्लोज पाथ होना चाहिए करंट को फ्लो होने के लिए। तो करंट अगर एनोड से निकला फिर ऐसे आया तो फिर नीचे, मतलब आउटसाइड द सेल इट ट्रेवल फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एंड इनसाइड द सेल इट ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं, सेल के बाहर कैसे चल रहा है, प्लस से माइनस की तरफ, लेकिन सेल के अंदर कैसे जा रहा है, माइनस से प्लस की तरफ। समझा, तो इसी के बाद हम लोग इसके नीचे पढ़ेंगे ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमोटिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हाँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, मोटिव मतलब मूव कराने वाला, जो इलेक्ट्रॉन को मूव कराने वाला फोर्स है उसे हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ए बनो बात नहीं, ध्यान से, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को मूव कराए, इसका डेफिनेशन लिखो, ड्राइंग बना लो, फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डेफिनेशन लिखो। ये सेल की बना लो, थोड़ा सा काम आएगा फिजिक्स में, अभी इसके अंदर कुछ ना कुछ करेंगे हम लोग, इसीलिए बना लो। हर समय केमिस्ट्री में भी उल्टा नहीं है। ठीक है, हो गया, जल्दी बनाओ बच्चों, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, हो गया। हाँ, ये ये क्या है बच्चों, ये एनोड है या कैथोड है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट। ये सॉल्यूशन भी हो सकता है, या सेमी मेटल भी, सेमी सॉलिड भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, अभी बता देंगे, अभी डेफिनेशन में बता देंगे। लिखो, ईएमएफ हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लिखो, जल्दी करो, बात करो तुम लोग जल्दी। पानी नहीं, इलेक्ट्रोलाइट है, वो कुछ भी हो सकता, अभी मैंने बताया, तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। लिखो इसके बारे में, इट इज द वर्क डन, it is the work done to move a unit positive charge, it is the work done to move a unit positive charge from cathode to anode, it is the work done to move a unit positive charge from cathode to anode, from cathode to anode inside a cell, it is the work done to move a unit positive charge from cathode to anode inside the cell, full stop। इसके बाद एक और लाइन लिखो, ठीक है ना, कैथोड टू एनोड इनसाइड द सेल, फुल स्टॉप का एक और चीज लिखो, इट इज द ओपन सर्किट, इट इज द ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज, इट इज द ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज, इट इज द ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज, ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज, इट इज द ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज। अब ध्यान से सुनो, बहुत समझने वाली बात है यहाँ पे।
इधर ध्यान दो, ईएमएफ को इधर ध्यान से सुनो। बच्चों देखो, हमारे कुछ पूर्वज थे। इलेक्ट्रो नाम क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट इट इज नॉट ए फोर्स। ठीक है, वी आई होता है ना, वी होता है, चेक कर लेना एक बार, वी होता है मेरे से। हमारे पूर्वज थे, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इट इज नॉट ए फोर्स। ठीक है ना, ये नाम पुराने समय से चला आ रहा है, लेकिन ये फोर्स नहीं होता है। ये क्या होता है? तो सुनो ध्यान से। करंट को थोड़ी देर के लिए मान लो कि पॉजिटिव चार्ज के कारण फ्लो करता है। वैसे आपको पता है करंट, नेगेटिव चार्ज करंट इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो करता है। करंट आगे जाता है तो इलेक्ट्रॉन किधर जाता है? पीछे। पता है ना आपको? लेकिन थोड़ी देर के लिए समझने में आसानी होगी, इसलिए आप ये मान लो कि करंट किसके कारण फ्लो कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज के कारण। तो पॉजिटिव चार्ज, एनोड पे कौन सा चार्ज है? प्लस। कैथोड पे कौन सा चार्ज है? माइनस। तो एनोड से चार्ज निकल के कैथोड की तरफ जा रहा है, मतलब प्लस से निकल के किसकी तरफ जा रहा है? माइनस की। जाना भी चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? प्लस चार्ज को प्लस से निकल के माइनस की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अंदर देखो, अंदर अंदर करंट कैसे जा रहा है? कैथोड पे क्या है? नेगेटिव। एनोड पे क्या है? पॉजिटिव। तो करंट अभी मान लो पॉजिटिव चार्ज करंट है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ क्यों जाएगा? समझ लो मुद्दे की बात क्या है। ये पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव की तरफ क्यों जाएगा? नहीं जाना चाहिए। लेकिन करंट बनता है, इसका मतलब ये जाता है। तो जाता है, तो हमारे पूर्वजों ने समझा कि सेल के अंदर एक बहुत बड़ा फोर्स होता है। समझ रहे हैं ना? सेल के अंदर एक बहुत बड़ा फोर्स होता है। ए गधे, सेल सेल के अंदर एक बहुत बड़ा फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, उसको मूव कराने वाला। तो उन्होंने बोला कि सेल के अंदर एक बहुत बड़ा फोर्स होता है, जो जबरदस्ती इस चार्ज को उठा के कैथोड से एनोड को लेके जाता है। इसीलिए उसका नाम इन्होंने क्या दिया? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फोर्स नाम दिया। बाद में हमारी केमिस्ट्री थोड़ी और डेवलप हुई। ठीक है ना, तो हमने पता लगाया कि ईएमएफ जो होता है वो रिडॉक्स रिएक्शन के कारण। ईएमएफ किसके कारण होता है? रिडॉक्स रिएक्शन के कारण। हाँ, पॉजिटिव हम भी एनोड को मानते हैं फिजिक्स में। पूरे फिजिक्स में पॉजिटिव एनोड को मानेंगे और नेगेटिव कैथोड को। केमिस्ट्री में देखो देखो। हाँ, अच्छा करंट क्यों? करंट को, अच्छा मैंने लेट करने को जो बोला है कि करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन समझने में आसानी हो इसलिए मैंने बोला करंट को मान लो कि पॉजिटिव चार्ज का। तो ईएमएफ जब हमने आगे चल के, हमारी जब साइंस आगे बढ़ी, तो ईएमएफ हमने पता लगाया कि ये रेडॉक्स रिएक्शन के कारण। ठीक है ना? और ये भी पता चल गया कि ये एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। कैसे? वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सेकंड चैप्टर में चले जाओ, पोटेंशियल होता है। तो हमने ये पता लगा लिया कि क्या होता है? पोटेंशियल। लेकिन हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं, इसीलिए हमने इस नाम को अभी भी चेंज नहीं किया है। तुम अगर 1.5 वोल्ट की बैटरी खरीद के ले आते हो, ये इसके ऊपर 1.5 वोल्ट लिखा है, तो ये 1.5 वोल्ट क्या है? ईएमएफ है। तुम 12 वोल्ट की बैटरी खरीद के ले आते हो, वो 12 क्या है? ईएमएफ है। 12 क्या है? ईएमएफ है। अब इधर ध्यान से समझो एक बात, इसके बाद वाली लाइन का मतलब बताता हूँ। बच्चों, ईएमएफ इज ए केमिकल प्रॉपर्टी। ईएमएफ कौन सी प्रॉपर्टी है? केमिकल प्रॉपर्टी। ये रेडॉक्स रिएक्शन के कारण आती है। तो केमिकल प्रॉपर्टी, तो इसको मेजर कैसे करें? तो लोगों ने बोला कि जब आप इस सर्किट को ओपन कर दो, ओपन करने का मतलब स्विच को बंद कर दो, इस सर्किट के स्विच को बंद कर दो, कर दिया बंद, यहाँ पे बंद कर दिया स्विच को। अब करंट फ्लो करेगा? नहीं। तो अब बोला कि इस दोनों, जो एनोड है और कैथोड है, इनके क्रॉस वोल्ट मीटर लगाओ। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इनके क्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज मतलब सिरों का वोल्टेज, भाई दो सिरे होते हैं सेल में, तो उनके क्रॉस का जो वोल्टेज आएगा वो ईएमएफ के इक्वल होगा। कब? कब इक्वल होगा? जब करंट नहीं फ्लो कर रहा हो। तो इसमें ये समझना है, करंट फ्लो करेगा तो ऐसा क्या हो जाता है कि इक्वल नहीं होगा। तो बच्चों यहां ध्यान से देखो, कोई भी सेल हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है उसके अंदर? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? आयंस होते हैं। अब आयंस चलने में टकराते हैं एक दूसरे से, तो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो सेल के अंदर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जब करंट फ्लो करेगा, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ईएमएफ को खा जाएगा। भाई ईएमएफ एनर्जी ही तो है, वर्क डन पर यूनिट वोल्ट का मतलब क्या? एनर्जी है। तो कुछ एनर्जी को ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करता है? खा जाता है। तो बच्चों फॉर्मूला तब ये बनता है, V इक्वल टू ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर। V इक्वल टू ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर। ध्यान से देखो, E क्या है यहाँ पे? ईएमएफ। E क्या है यहाँ पे? ईएमएफ। V क्या है? टर्मिनल वोल्टेज।
बच्चों हम लोग ईएमएफ नहीं मेजर कर सकते, केमिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन हम वी को मेजर कर सकते हैं क्योंकि दो सिरे तो बैटरी से निकले हुए हैं ना, तो उनको उनके क्रॉस वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। तो हमने बोला सर्किट को ओपन कर दो, ओपन करोगे तो आई क्या हो जाएगा, जीरो, तो वी बराबर क्या हो जाएगा, ई। तो अब हम लोग ईएमएफ मेजर कर लेंगे। लेकिन अगर करंट ऑन रहा तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो ईएमएफ को कुछ खत्म करेगा, पोटेंशियल का ड्रॉप कराएगा, ठीक है ना। तो उससे अब जो वोल्टेज मिलेगा वो ईएमएफ से कम मिलेगा। इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे अगर मान लो तुमने 1.5 वोल्ट की बैटरी खरीद के, 1.5 वोल्ट की बैटरी, वही पेंसिल सेल जो रिमोट में लगता है, घड़ी में लगता है, बड़ी डबल ए ट्रिपल ए, जानते हो ना। डबल ए जो घड़ी में लगती है, ट्रिपल ए मतलब जो बैटरी में लगती है, ठीक है ना। तो अब उसमें क्या होता है, सेल तुम खरीद के ले आए, तो सेल पे लिखा होगा 1.5 वोल्ट, क्या लिखा होगा 1.5। तो जब तुम सेल को खरीद के ले आओ और उसके क्रॉस वोल्ट मीटर ले आके मेजर करो, तो उसका वोल्टेज निकलेगा 1.5 निकलेगा। अब तुम क्या करो, उसी सेल को लो, उसी सेल को ले लिए, ये वाला सेल ले लिए। अब क्या करो, इससे कोई बल्ब जला दो, बल्ब जला दिए। तो बल्ब जलाओगे तो इसके अंदर करंट जाने लगा कि नहीं जाने, जाने लगा। तो अब फिर यहां पे वोल्ट मीटर लगाओ और फिर वोल्टेज नापो, तो बताओ 1.5 से कम मिलेगा कि 1.5 से ज्यादा, कम मिलेगा। क्यों, क्योंकि आईआर भी तो एक्टिव हो गया। तो जब तुम किसी चीज को, जैसे 12 वोल्ट की बैटरी है, जब तुम उसको ऑपरेट करोगे तो उसका वोल्टेज 12 से कम दिखेगा। समझ में आया कि नहीं आ रहा है? तो इसी का वोल्टेज, तो ये फॉर्मूला लिख लो और इसमें लिख लेना कौन कौन सी चीज क्या है। वी हैट मैं लिख दे रहा हूं, टर्मिनल वोल्टेज। हाँ, वी हैट टर्मिनल वोल्टेज, वी हैट टर्मिनल वोल्टेज जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ई यहाँ पे क्या है, ईएमएफ। और आर क्या है बच्चों, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस अक्रॉस बैटरी, ठीक है। जहां नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, ठीक है। हाँ, आई करंट है। सब टर्मिनल वोल्टेज की यूनिट क्या होगी, वोल्ट। ईएमएफ की यूनिट क्या होगी, फोर्स है ना ये तो क्या होगी यूनिट, ईएमएफ की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। गधा कहेगा, वोल्ट, केवल वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस है केवल, अरे पोटेंशियल डिफरेंस है केवल वोल्ट। अरे मैंने एग्जांपल अभी लिया, 1.5 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट, वोल्ट, वोल्ट। हाँ, सर्किट खोल दो, स्विच बंद कर दो, करंट नहीं जाएगा। अरे वो स्विच है ऊपर, बंद कर दो करंट खत्म। पॉजिटिव से नेगेटिव, कहा मैंने नेगेटिव से पॉजिटिव लिखा है क्या, ये प्लस है ये माइनस है भाई, ये नीचे जाता है, हाँ, नीचे माइनस से प्लस है, बाहर प्लस से माइनस, अंदर माइनस से प्लस। किसकी भैया, बता तो दिया, वी की वोल्टेज, ई की वोल्टेज, आई की तुम्हें पता है, आर की तुम्हें पता है, आई की एम्पियर, आर की ओम। अरे आगे चले क्या। अच्छा एक बार बता सकते हो, इस सर्किट में करंट कितना होगा, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, करंट कितना होगा। तो आई बराबर क्या होता है, वी डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट, क्या होता है, वी डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट, सीरीज पैरेलल, याद है कि नहीं याद। तो यहाँ आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो सुनो ध्यान से, बैटरी के, जब आर इक्विवेलेंट निकालना, तो बैटरी के अंदर वाले रेजिस्टेंस को भी सीरीज में जोड़ देना। जैसे बैटरी लगी हुई है यहाँ पे, तो इसके अंदर कुछ, जैसे मान लो ये वाला रेजिस्टेंस 10 ओम का है और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम का है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 + 2, समझ ना। तो आर इक्वलेंट हो जाएगा 10 + 2। तो करंट कितना होगा, करंट कितना होगा इस में, करंट होगा ईएमएफ, टोटल वोल्टेज ईएमएफ ही लेना हमेशा, ईएमएफ डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस, समझ में कि नहीं आ रहा। अब जरूरत पड़े तो यहां लिख लो। अरे समझ, लेकिन डायग्राम से रिलेट करके हमेशा फॉर्मूला रट्टा मत मार लेना, कब पता चला कोई R1 R2 लगा दिया,
तब तुम इमोशनल हो गए, फॉर्मूला तो यही होता है। मतलब दिमाग से देख लेना, ई डिवाइडेड बाई आर इक्वलेंट करना है, आर इक्वलेंट में बैटरी का अंदर वाला भी जोड़ना है। ठीक है, डन। बच्चों, हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे, v इक्वल टू ई माइनस आई आर। आइए, समझ आ रहा है ना अभी तक, कोई दिक्कत नहीं किसी को? आइए ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, इधर ध्यान दो। तो एक ग्राफ बनाएंगे इसका हम लोग, जो अभी टर्मिनल वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाएंगे, कौन सा ग्राफ? वी आई ग्राफ। तो वी क्या है यहाँ पे, आई क्या है, करंट। वी आई ग्राफ बनाएंगे। तो बच्चों फॉर्मूला होता है v इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये सबको पता है ना? तो बच्चों मैथ आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, या जिन्होंने मैथ बिल्कुल भी नाता छूट गया, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो। जब ग्राफ ऐसे हो, उसमें एक वाई हो और एक एक्स हो, तो इतना सबको पता है ना कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा, एक्स का भी पावर वन और वाई का भी पावर वन, तो स्ट्रेट लाइन। इतना तो सबको पता होगा, 9th 10th से तो पता होगा कम से कम। तो ये इसका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन का। तो बच्चों अगर भी बाकी सब कांस्टेंट है, बैटरी एक बार बन गई, बैटरी एक बार बन गई तो उसका ई कांस्टेंट रहेगा, बैटरी एक बार बन गई तो उसका आर कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ बदलने वाली चीजें क्या है, वी और आई, इन्हीं के बीच में प्लॉट करना है। तो वी का पावर भी वन है और आई का पावर भी वन है, मानी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। जितने लोग को आता है अच्छी बात है, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लेंगे। जितने लोग को नहीं आता है, एक बार आई की वैल्यू जीरो पुट कर देना, वी की वैल्यू निकाल लेना। अरे दो पॉइंट रहेगा तो स्ट्रेट लाइन प्लॉट हो जाएगा ना। तो आई की वैल्यू जीरो करो तो वी की वैल्यू क्या आएगी, ई के बराबर। और दूसरी बार वी की वैल्यू जीरो पुट कर देना, आई की वैल्यू निकाल लेना। तो वी की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो ई इधर आएगा, माइनस ई हो जाएगा। अरे करके बताऊं क्या, जीरो बराबर ई माइनस आर, तो माइनस ई बराबर माइनस आई आर, माइनस से माइनस कैंसिल, आई बराबर कितना आएगा, ई अपॉन। तो जब वी जीरो करोगे तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, ई अपॉन आर। पक्का ना बच्चों? तो दो कोऑर्डिनेट मिल गए, एक कोऑर्डिनेट मिला, अगर वी आई की बात करो तो वी वाई पे है और आई एक्स पे है, तो एक कोऑर्डिनेट मिला जीरो कॉमा ई, एक दूसरा कोऑर्डिनेट क्या मिला, ई बाई आर कॉमा, और ग्राफ प्लॉट करें। इधर ध्यान दो, ये v होगा, ये i होगा। तो जीरो कॉमा ई किधर मिलेगा, इधर मिलेगा इस लाइन पे, वाई एक्सिस पे, तो यहां मिलेगा जीरो कॉमा, और ई बाई आर कॉमा जीरो किधर मिलेगा, इधर मिलेगा, यहाँ इधर कहीं होगा। तो ये आपको क्या मिलेगा, ई बाई आर कॉमा। तो ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनाना है, तो स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप नेगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बात याद भी होना चाहिए कि इसका कोऑर्डिनेट क्या क्या है, जीरो कॉमा ई, और ई बाई आर कॉमा जीरो। इसके बाद ये, अभी तो याद है तो अभी तो तुरंत बता दोगे, जब बाद की बात है कि भूल जाओगे जब। इंपॉर्टेंट है, बोलो क्या बॉक्स वॉक्स बना दे। ये इंपॉर्टेंट है, बता दिया मैंने। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट, याद ही रहना चाहिए, कोई उसमें डिस्काउंट नहीं, ये ग्राफ याद होना चाहिए। टेस्ट में नहीं, खुद ही बोर्ड के पेपर में आएगा। ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अच्छा एक क्वेश्चन है, बताओ, क्या कभी टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से ज्यादा हो सकता है? वोल्टेज है गधा का। क्या कभी टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से ज्यादा हो सकता है? नहीं ना। अरे V इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है ना यार। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या ई से ज्यादा हो सकता है? जैसे मैं बोलूं बैटरी है 12 वोल्ट की, तो क्या उसके सिरों पे 13 वोल्ट दिख सकता है? यही मतलब हुआ कि अगर ज्यादा होने का मतलब है कि क्या टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से ज्यादा हो सकता है, तो आंसर इज नो, लेकिन आंसर इज यस है जो। ठीक है ना?
आंसर है हाँ, हो सकता है। तो इसका आंसर क्या है कि ड्यूरिंग चार्जिंग, इसी के नीचे लिखो, ड्यूरिंग चार्जिंग, ड्यूरिंग चार्जिंग, ड्यूरिंग चार्जिंग टर्मिनल वोल्टेज कैन बी ग्रेटर देन द ईएमएफ। ड्यूरिंग चार्जिंग, लिख लो, लिख लो गधो, लिख लो, इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग चार्जिंग टर्मिनल वोल्टेज कैन बी ग्रेटर देन ईएमएफ, लेकिन डिस्चार्जिंग के दौरान नहीं। ड्यूरिंग चार्जिंग टर्मिनल वोल्टेज कैन बी ग्रेटर देन द ईएमएफ, चार्जिंग के दौरान टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से बड़ा हो सकता है। ड्यूरिंग चार्जिंग टर्मिनल वोल्टेज कैन बी ग्रेटर देन ईएमएफ। ठीक है बच्चों, तो जैसे सुनो, उस समय फॉर्मूला क्या लगता है, V इक्वल टू आई आर। अब ऐसा क्यों लगता है मैं थोड़ी देर बाद बता दूंगा आपको, कि V बराबर E प्लस आई आर, तब फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर E प्लस। अच्छा, डिस्चार्जिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे बैटरी सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो ना, एक बड़ा स्टिक एक छोटा स्टिक, तो बड़ा स्टिक वाला प्लस होता है, छोटा स्टिक वाला माइनस। तो जब ये चार्ज होता है तो बड़े स्टिक के अंदर करंट आ जाता है और छोटे स्टिक से बाहर आता है, लेकिन जब डिस्चार्ज होता है बड़े स्टिक में से निकलता है, छोटे स्टिक में आता है। मतलब ये सर्किट में देख के पहचानना होगा, इसलिए मैं बड़ा स्टिक छोटा स्टिक कर रहा हूँ, कि बैटरी अगर चार्ज होगा तो ये वाला फॉर्मूला, बैटरी डिस्चार्ज होगा तो ऊपर वाला फॉर्मूला। अरे डिस्चार्ज का मतलब समझ रहे हो ना, डिस्चार्ज मतलब ये, इसमें से करंट निकले हो, ये डिस्चार्ज है। और ये चार्जिंग है। ये गलती नहीं होना चाहिए, डायग्राम बनाओ सर्किट में काम आएगा। और ये फॉर्मूला है डिस्चार्जिंग का, क्यों है बताते हैं अभी थोड़ी देर में। हाँ, प्लस है, वो पीछे वाला डिस्चार्जिंग का, समझ आया ना। पीछे वाला ग्राफ किसका था, इसका था कि डिस्चार्जिंग का था, इसका ग्राफ अलग होगा, ठीक है ना, इसका ग्राफ नहीं इंपॉर्टेंट था, लेकिन चाहे तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक बात सुनो, जैसे एग्जांपल में देता हूँ उसका, जैसे आपके फोन में कितने वोल्ट की बैटरी होती है, 3.7 वोल्ट की, 3.7 वोल्ट की बैटरी होती है ना, आपके फोन में 3.7 वोल्ट की बैटरी होती है, ये बात आप याद रखिए। तो 3.7 वोल्ट क्या है, ई है कि वी है, जो लिखा रहता है बैटरी पे वो क्या होता है, ई होता है। 12 वोल्ट की बैटरी में 12 क्या है, ई है। 1.5 वोल्ट की बैटरी में 1.5 क्या है, ई है। तो इसी तरह मैं बोल रहा हूँ 3.7 वोल्ट की बैटरी है तो 3.7 क्या है, ई है। समझ में आ रहा है। हाँ, एमएच होता है उसकी कैपेसिटी, चार्ज कितना स्टोर करता है, दिमाग लगाओगे। जैसे एक होता है ना एमएच, देखो बच्चे ने बोल दिया पावर बैंक करते हैं सर इतने एम एच बोलते हैं, इतने एच की बोलते हैं, याद है ना, 5 एच बोलते हैं ना, कि इधर सुनो ध्यान से, तुम अगर ध्यान से फिजिक्स पढ़ोगे तो इसका आंसर छुपा हुआ है कि ये क्या है, ये है मिली एम्पियर और ये है आवर। तो आई इंटू टी क्या होता है मुझे बताओ, आई इंटू टी क्या होता है, क्यू, चार्ज बता रहा है, उसको बताने का तरीका यूनिट अलग लिया है बस। जैसे हम एम्पियर इंटू टाइम लेते हैं तो कूलम बताया, उसने अलग यूनिट ले लिया है, मिली एम्पियर इंटू टाइम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जितना ज्यादा चार्ज स्टोरिंग की कैपेसिटी होगी बैटरी उतना चलेगी। चलो खैर देख लो, इधर सुनो ध्यान से, बच्चों जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो क्या होता है, समझ रहे हो। बैटरी जब डिस्चार्ज होती है, समझ 3.7 वोल्ट की बैटरी है, ये 100% डिस्चार्ज होगी, तुमने फोन यूज के लिए 100% डिस्चार्ज होगी। तो इसका टर्मिनल वोल्टेज, तो ऐसा नहीं कि वोल्टेज जीरो हो जाएगा, इसका टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा 3.2। समझ रहे हो कि नहीं, घट के कितना हो जाएगा 3.2। तो तो आपका मोबाइल दिखाने लगा कि बैटरी 100% डिस्चार्ज, ऐसा डिस्चार्ज का मतलब जीरो नहीं होता है। 3.2 वोल्ट हो गया, छोड़ दो, छोड़ दो 2 मिनट। ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज इधर ध्यान से सुनो जल्दी से। टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, 3.2 वोल्ट हो गया। तो अब ये 0% चार्ज होगा, तो तुम क्या करो, मार्केट से चार्जर खरीद के ले आओगे। अब तुमने इसका वोल्टेज बढ़ाना शुरू किया चार्ज करके, तो मान लो मार्केट में गया, एक बच्चा बोला 3.7 वोल्ट की बैटरी है,
3.7 वोल्ट का ही चार्जर दे दो। तो उसने चार्जर के ऊपर 3.7 लिखा था, दे दिया। तो जब चार्जिंग के समय ये फॉर्मूला लगे, ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना चार्जिंग के समय। तो चार्जिंग में जब ये दोनों मिल के 3.7 होगा, तो चार्जर चार्जिंग बंद कर देगा। ध्यान से सुनो, ध्यान से। चार्जिंग के समय जब ये दोनों मिल के 3.7 होगा, तो चार्जर चार्जिंग बंद कर देगा। तो क्या बताओ, ये बैटरी फुल चार्ज हुई? नहीं हुई, क्योंकि आई आर मिल के 3.7 हुआ। इसीलिए चार्जिंग के दौरान अगर 3.7 वोल्ट की बैटरी है, तो चार्जर 5 वोल्ट का होता है। 5 वोल्ट होता है कि नहीं? देखा है ना? क्यों? क्योंकि अगर 3.7 प्लस आई आर हो भी गया, तो 5 होगा, तो 3.7 फुल चार्ज हो जाएगा। लॉजिक समझ रहे हो कि नहीं? चार्जिंग के तरह 12 वोल्ट की बैटरी है, चार्जर 15 वोल्ट का लगेगा। 12 वोल्ट का लगेगा तो बैटरी फुल चार्ज कभी जीवन में नहीं है। अरे वॉट पावर क्यों नहीं होती, कि चार्जर कितना फास्ट चार्जिंग करता है उससे वो कंट्रोल होता है। बाकी वोल्टेज प्राइमरली चेंज होता है। नहीं सर, अरे उसकी बात छोड़ो। देखो वॉट से क्या मतलब, वॉट से मतलब होता है कि कितना फास्ट चार्ज होगा। लेकिन वोल्टेज बस यही होता है, वोल्टेज तभी भी वही है। लगा सकते हो, बैटरी उड़ जाएगी। ठीक है, बस इतना ही रहने दो, ठीक है? समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं। जितना पढ़ा है उतना अच्छे से पता होना चाहिए। बच्चों नेक्स्ट क्लास में यहीं से शुरू करेंगे, लेकिन रिवाइज करके जरूर आना, ठीक है? चलो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। समझ में आया सप्तम शुद्ध बेटा? यस सर। ओके बेटा, आज के लिए थैंक यू। बस।